अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं मशहूर फोकलोर अलादीन के चंद किरदारों के साथ। क्या हाल है जनाब आपका? बस क्या हाल होना है जनाब, और कौन सा अलादीन यार, छोड़ो बातें ही हैं ये सब। पहले मुझे लगता था ये सच्ची कहानियां। नो झूठ है। नहीं, ये क्यों कह रहे हैं आप? और मेरे साथ हुई क्या है, ये कोई बात है? प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, फिर आपके चिराग में है। आपका चिराग अब पुराना हो गया ना। एक चिराग के बल पर आप समझते हैं कि सारा करियर गुजार देंगे। यार कितना को पुराना हो गया। ये कब जीता था आप? 92 में मिला था ना ये? 30 साल। 30 साल बहुत होते हैं सर कौमों की जिंदगी में। ओए होए, क्या हुआ? ये क्या शुरू कर रहे हैं तकरीर? यार ये मेरा स्टाइल है, यही तो रह गया है। अच्छा चलो मुकम्मल करें। मैं क्या कह रहा था? आप एमनेशिया आपको? एमनेशिया किधर यार, मेरी क्या उम्र है? नहीं, उम्र तो वाकई आपकी एक स्पोर्ट्समैन की उम्र तो नहीं है कोई ऐसी, है ना? एक बात बताओ। हाँ जी। तुम कौन हो भाई? मैं जिन्ना हो राजा रियाज। तुम वैसे बहुत ही बेहुदा लग रहे हो। जिन बेहुदा ही हुंदा, जिन ने कदों टाई लाई हुंदी है। जिन किसने कहा बेहुदा होता है? जिन बड़े खुश शक्ल भी होते हैं भाजी, हॉलीवुड के जिन खुश शक्ल हुंदे। तो हाँ, विल स्मिथ देखा है जिनी में? वाह, कितना प्यारा लगा है वो। भाजी इन्हें सानू चुराग चो कढ़ के वो जलील कीता है। अच्छा जी, ये है जंगालू। भाजी यही गल हो रही, मैं नहीं है वो जादूगर जो सारे फसाद की जड़ था। क्या हाल है आफ्ताब? ठीक हो? हाँ, बाज है। अच्छा जी, एक तो है जंगालू जी जो जादूगर है, जी। साथ खड़ा है जिन द जिनी। जिनी। उसके साथ ये कौन है? जिन का मिनी मी है। ये मेरा शिगिर्द है। ओ थत्था नहीं है, उसे बात करने दो। अच्छा हंसो मत, बात करो। हंसना हमारी कंटिन्यूटी होती है। मैं इसका असिस्टेंट हूं। इसे जो ख्वाहिश पूरी करने को कहता है, ये हड हराम का बच्चा मुझे भेज देता है। ये जंगालू को कह रहे हो या इसे? इसे मुझे कह के इसने लत्था पड़वानिया ने क्या हो गया? बस आफ्ताब, कोई जिन में नहीं है ये, ना गायब हो सकता है, ले ना उड़ सकते हैं, ठीक है? कोई जलील ख्वार करवा दिया। एवं नहीं उड़ सकते। मैं गायब भी हो गया, तेन कई बार दसिया। गायब। और जंगालू के बारे में आपका क्या ख्याल है? निहायत थर्ड क्लास आदमी है। भतीज है, इन हालों में तो मेरी वजह से ही पहुंचा है, मुझे तो कहेगा। अम्मा जी। जी मेरा पुत्र। अच्छा, आप किधर होती हैं? सारा मामला शुरू करके खुद गायब होगी। सही मैं कहीं बाय शहर जरानिया में ए बई जाते रंधा आई। क्यों भाई जाते रंधा? आप वहीं रहती ना जहां ये आपका प्रोडक्ट है, आपका लगाया हुआ बूटा था, आपको इसके पास रहना चाहिए था। सही ये मेरी पसंद का ना आई, मैं को बस हूं मजबूर यहाँ दूर रहना पाएगा। ओहो, और देख लें आपकी गैर मौजूदगी में कैसी कैसी नकबजनी होती रही है। की हुंदी रही? नकबजनी है की हुंदा? पता नहीं आजकल कर क्या रहे हो तुम जंगालू? असी हसना सी बोलना इन्हें में। आजकल हम सिर्फ वोट्स खरीद रहे हैं। अभी तक वोट्स खरीद रहे हो? वोट एक ऐसी कमोडिटी है जिसका सीजन खत्म नहीं होता। बच्चे को रस खोलिए ना इंजर होता जी। अल्लाह दी कसम, असी तो नलायक हैं, ये सारे तो वड्डा नलायक। अच्छा जी, आप वोट शोट नहीं खरीद रहे हो? हेलो, इजी नहीं लेना, मैं जिन है, मैं चिंबड़ जाना जे। आओ चिमड़ो। ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। मुझे कभी जिम पे मान नहीं हुआ, ईमान पे मान है। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਚਿੰਬੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਚਿੰਬੜ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਵੇਂ ਨਾ, ਬਸ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਗਾਇਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। तो ये कभी वल गायब तो हो के वखा ना। हाँ ओ। तो फिर कितनी देर चिमड़े रहे? सुभान फिजा ही और हो गई, अल्लाह, हवा ही और हो गई। हाँ ए भाई ने हुणे बोलना इत्थे एटम बम चल जाना। अच्छा, ये मेरा भांजा एडा नलायक है, मैं तुहानू दस नहीं सकता। इन्हू मैं एक दिन भेजा, मैं कहा जा असैम्बली हाल वेख की हो रहा। ये ऐसा नलायक है, 3 घंटे पॉइंट ऑफ ऑर्डर ते खड़ा रहा। तो क्या करता? अच्छा, ये सारा कारोबार इन दोनों के जरिए करते हो तुम जंगालू? भाजी साडियां ब्रांचा ने हर जगह ते शतूकड़े छड़े ने। बेटे, तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुमने अपनी जहालत में मेरा कितना फायदा कर दिया। ये आप किसे कह रहे हैं? ये जंगालू को जो सेंटर में बैठा है। भतीज हैं, कैसी बातें कर रहे हो? ये आपको भतीजे कह रहा है? मैं इस पे लानत भेजता हूँ। अभी चंद शतूंगड़े आने वाले हैं। वो क्या करने गए हैं? वोट लबन गए ने बेचारे। आ रहे हैं वोट,
बहुत वोट आने हैं। हम्पा 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 हो, 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 हम्पा 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 हो। हम कहंदी खंड वे तू मिश्रित मैं गुलकंद वे, हम्पा 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 हो, हम्पा 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 हो, हम्पा 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 हो, हम्पा हम्पा। इनका सही पीरो मुर्शद यही है, ये जो बीच में बैठा ना, बड़ा मुदब्बिर बन के देखो, इसकी कलई एक लम्हे में खुल गई। Exactly. पता चला कि ये बेसिकली क्या है। हम्पा हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा हम्पा रे हम्पा हो, हम्पा हम्पा रे हम्पा हो। ओए जिथे गया सी वो तो की बनया? तराए वोटा लेके आया होना। क्या? तराए वोटा तराए 3 वोट? हाँ। और वोट तुम्हें अब भी चाहिए? यार वोट कदों नहीं चाहिए होता, वोट की जरूरत हर टाइम। और मैं 7 वोट लेके आया हूं सैमन, वो भी 50% डिस्काउंट पे। नहीं, डिस्काउंट पे क्यों? वो अब टिकट टोकरी हो गए ना, अब जरूरत नहीं। सर ये कहानी अरेबियन नाइट्स की है। मशहूर यही है कि ये अल्फ लैला की एक कहानी है, बड़ी खास कहानी। एक्चुअली इसका ताल्लुक नहीं है अल्फ लैला से कोई, ये उसी की स्टोरीज? ये उसमें शामिल थी। जी। कब शामिल हुई? एक फ्रेंच राइटर था जी। एंटोइन गैलांड, उसने तर्जमा किया जी अरबिक इनटू फ्रेंच, और उस तर्जमे के दौरान उसने ये पल्ले से बीच में ऐड कर दी। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एक चाइनीज फोकलोर थी, कुछ लोग समझते हैं कि यूरोपी फोकलोर है जिसमें एक जिनी है, एक फ्लाइंग कारपेट होता है। उसे अच्छी लगी, उसने बीच में ऐड कर दी और बड़ी मुख्तसर सी कहानी थी, मुख्तसर सी 1.5 सफ़े की। लेकिन इसे शोहरत दवाम मिल गई क्योंकि कैरेक्टर बहुत तगड़ा था। इस जैसे कैरेक्टर आपको हर मुल्क में, हर माशरे में नजर आते हैं, बेचारे मासूम जो चाहते कुछ है लेकिन हो कुछ जाता है। ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। वाह वाह वाह। एक दिन उसे बुला दूंगा मुनीर। क्या? एक दिन उसे बुला दूंगा। अच्छा। इसी पहली लाइन तू ही दस दे। जिवें खुसरे ते चादरां चढ़ियां होंदियां। मैं मैनूं दस भी, मेरी हेल्प भी करना, मैं तेरा जिन्न हैगा। मैं इन्ना कुछ मुछां दाड़ी जलील होण नूं नहीं लवाए। ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਅਲਾਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਝਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਸਵਾਰੀ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तुम जिन कैसे हो? तुम्हें मुनीर नियाजी का मिसरा ही नहीं आता? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿੰਨ ਮੁੰਸ਼ੀ फाजिल हैगा? आफ्ताब, ये मुंशी फाजिल कौन है? मुंशी फाजिल कौन नहीं है, ये एक कोर्स है। मुंशी फाजिल? जी, ये एक कोर्स है जो बड़े पढ़े लिखे लोग किया करते थे। ये आज भी होता है? क्यों आपने कर रहा है? नहीं, वैसे आफ्ताब साहब जी, वो शेर सुना रहे थे आप? नहीं मैं नहीं सुना रहा था। सुनाइए ना। सुनाइए ना प्लीज। इतनी गंदी आवाज। ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ। सुनाओ जाओ ना। ਹੁਣ ਸੁਣਾਏਗਾ जी। इस जिन के कहने पे मैं सुना रहा हूँ। जल्दी सुनाइए, टिकटॉक वाले आपके शेर के इंतजार में बैठे हैं। जो ही शेर कहा वहीं ये शेर ऑलरेडी है, इसके ऊपर दूसरा आ जाएगा। मिलना था एक बार। ये अब नहीं सुना। ना 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 ना, मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर। इससे आगे आपको पता है। ऐसा मैं चाहता था, ऐसा नहीं हुआ। आप अकबाक ना करे, गलत है ये। हौली तो कह, तेरे नाल तो खड़ा। मुकम्मल कीजिए। मैं मुकम्मल तब करूंगा, ये हरकत ना करें इसके साथ। प्रॉब्लम क्या है? बुरा लगता है म्यूजिक। आप शेर पूरा कीजिए। मिलना था एक बार उसे फिर कहीं मुनीर, ऐसा मैं चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ। वाह 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 वाह। क्या कहने। आगे तो शकील के कमरे मैं एक बार गया भाजी। मेरा जेन सी इन्होंने चिंबड़ागा, ये इन्नी अंग्रेजी बोलते ने, निहार उठे ने भी कुछ खा लो थोड़ा जा। और अगर राती 12 बजे एडा बोर गाना गाँदा है किशोर दा, और शकील साहब नाल रो रहे होंगे। शकील साहब, स्कीट साहब। तुम स्कीट साहब क्यों कहते हो? जी शकील क्या है? नहीं, अब शकील का है ना। वही गल। फिर मैं पहले भी शकील के, मैं तेरे चपेड़ मारनी, तू ध्यान को आ रहा।
ये तुम जंगालू को कह रहे हो? ਛੱਡ ਦੇ यार, टकेदार नहीं है सर तो बगैर। भाजी कोई तजर्बा दसो, ਅਸੀਂ जिन तो इंसान बनना चाहते हैं। और मैं ये टोन बदलना चाहता हूँ। मैं बड़ा अक गया जिन दी लाइफ गुजार के, यकीन तो बड़ी बोर लाइफ हैगी। मैं यकीन करो डॉक्टर साहब, मैं आपका यकीन करूं? यकीन क्या होता है? शकीन शकीन क्या बकवास है भाई। शकील को क्या कह रहा है? शकील शकील तेरा की मसला है? आए तमीज क्या साले तमीज का हो तुम। मारो फड़ो मेरे जिन पे। मेरी बात सुनो, ओए मेरी बात सुनो। फड़ लो। ठहरो। यल्ला भाई दे और कोई मत करो। लंबा बहुत है एक तो। आगे साहब काम की इतनी चाहत, मैं आपको जान से मार दूंगा। देखा भला लमू 10 सेकंड का कंटेंट भी नहीं दे सके हम लोग, फिटे मुंह हमारा। यही अंजाम होना था तुम्हारा। मैंने कहा था जूतों में दाल बटेगी। बास चीजें अलादीन की सही साबित होती हैं। देखो, इसलिए मैं मुतमईन हूं, तेरे भाई को कोई टेंशन नहीं। आपको तो फायदा ही फायदा हुआ। आप जो चाहते थे वो हो गया। हुकूमत की सारी नाअहलियां वो कालीन के नीचे छुप गई। उस कालीन पे बैठ के आप उड़ रहे हैं। अब क्या कहने लतीफ भाई, बहुत अच्छे यार। यही बात है। आपने गौर से सुना नहीं? उन्होंने कहा वाह अलादीन भाई। मसला है तो तुमने खाया क्या है? मिर्चा में नाल रोटी खा गया, दूर फिटे मुंह तेरा। सिर्फ हरियां मिर्चा ते रोटी। बस तभी ना वो तुमसे बात ही नहीं हो रही। नहीं हो के नहीं रही, अल्लाह माफ करे, मैं डिग पे ना। अच्छा इसे रख दें, आप किसी काम का तो है नहीं। मैं को दे चा मेरा बच्चा, हाँ दे 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 मैं को दे दे दूं? दे चा। ये माजी इनको संभाल के रखो, ठीक है? एक कुछ देर बाद वल कमासी। चौकी देर लग सी, बस ज्यादा देर नहीं। वाल वे कितना देर लग सी? इन पे डिपेंड करता है ये किस तरफ जाते हैं। ये नालायकों का टोला है, बेईमान, नाकाम, पैदाइशी नाकाम। आप देखिएगा ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਟਾਂ ਛੋਟਾਂ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੰਮ। कोई मुंह नहीं लाउंडे आज ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਸਮਝਣ ਦੇ। तुम्हारा अंजाम यही होना था। क्यों जी? तुमने बस सिर्फ उसकी गेम खराब करनी थी। ओ, तुमने कर दी। सिर्फ इस मुल्क को रिवर्स में डालना था। ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਸਾਹ ਸੁਣਾਈਏ किस्सा? जी बाबा जी। व्याकुल जियारा चैन पाए ना, व्याकुल जियारा चैन पाए ना, सद बद बिसरी सांवरे, व्याकुल जियारा चैन पाए ना, व्याकुल जियारा चैन पाए ना, व्याकुल जियारा जियारा चैन पाए ना, के व्याकुल जियारा चैन पाए ना, सद बद बिसरी सांवरे, व्याकुल जियारा चैन पाए ना, व्याकुल लगना बुरा मोरा जिया लागे ना मोरा, जिया लागे ना मोरा, सजन बिन काली रैन नाला लागे। क्योंकि बकवास बंद करो अपने। मेरे हाथी मारी मैं वजीरी तरस तरस कर। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ से ही। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, और आज की डिस्कशन होगी विल ड्यूरां की किताब द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन पे। विल ड्यूरां को विल ड्यूरेंट भी कहते हैं। अमेरिकन्स मुसर हैं इस बात पे कि हमने फ्रेंच, अंग्रेजी, लातीनी और स्पेनिश के झंझट में नहीं पढ़ना। हम लफ्ज़ की अदायगी उसी तरह करेंगे जिस तरह वो नजर आ रही है। तो इसलिए ज्यादातर लोग विल ड्यूरेंट कहते हैं, विल ड्यूरां नहीं। लेकिन अंग्रेज फ्रांस के साथ प्रॉक्सिमिटी के सबब फ्रांसीसी जबान का कुछ ख्याल रखते हैं। वो रेप्रोचमेंट नहीं कहते, रेप्रोचमा कहते हैं। पेंशेंट को पांचवा कहते हैं। पियर कार्डिन को पागे कागदा कहते हैं। पागे कागदा? ये तो कुछ भी नहीं। उसका एक प्राइम मिनिस्टर था, फ्रांसवा मित्तेरान। ना हजर लफ्ज ले आया नस्ल बाहर आ जाती है। सर मेरा एक सवाल है, रिप्रोचमेंट में आर को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वो फ्रेंच ही करते। बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने फ्रेंच पे छोड़ रखी। भाई ये तुम ही कर सकते हो। जैसे वो पेरिस को पागे कहते हैं। पागे। पागे। और अगर देखा जाए तो
इसमें कोई शक नहीं, मेरी बड़ी रेफरेंस है फ्रेंच के लिए। जावेद नज़ीर साहब पढ़ाया करते थे गवर्नमेंट कॉलेज में, और हमारी इब्तदाई मोहब्बतों में से एक जावेद नज़ीर साहब है। तो उस दौर में क्योंकि हम फ्रेंच पढ़ा करते थे जावेद नज़ीर साहब से भी और फ्रेंच सेंटर से भी, तो महसूस ये होता था कि दुनिया की इंतहाई मज़ाक़ खेज़ अगर कोई ज़बान है तो वो फ्रेंच है। और फ्रेंच बोलते हुए लोग इतने मखौलिया लगते हैं जी। एक वो, और दूसरा चाइनीज़। अब चाइनीज़ में अजीब एक्सप्रेशंस हैं, यानी गले के पिछवाड़े से जो आवाज़ निकालनी है वो भी एक बामानी लफ्ज़ है। वो क्या है कैफी? वो है जी वो ये इसका मतलब है क्या, कैसे हैं आप? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मैं तो हैरान ही रह गया। और दूसरा गल दा जवाब देना, बज़ाहिर लगता है कि हलक में हड्डी फंस गई है। कौन सी बुक डिस्कस हो रही है जी आज? डिस्कस अच्छा, वो भी साडियां नकलां लाउंदे होने दी ज़बान देख के। वाकई ये ऐसा ही होता है भैया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं विल डूरां। अमीर आदमी को पुन्नू वर्गी बकरी हुंदी। एमी वक्त जाया कर रहे हैं फजूल में। अल्लाह दी कसम पुन्नू तेनू एज कॉमेडियन कास्ट। विल डूरां एक नहायत शानदार राइटर और एक बहुत खुशगवार इंसान था। स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, ये 11 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा काम है, तारीखी काम। और ये शख्स उन स्कॉलर्स में से है, उन प्रोफेसर्स, उन मुहक्किकीन में से है कि अमेरिका जितना नाज करे उतना कम है। क्योंकि साइंटिस्ट होना और बात है, साइंसदान तो बेशुमार है। ये जो काम है ना, जो ये इसने किया है, ये मुसलमान पॉलीमैथ्स किया करते थे। इसके अंदर आपको झलक इब्ने खुल्दून की मिलेगी, इसके अंदर आपको अल बैरूनी झलकता नजर आएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा अजीम शान काम था, और ऐसा काम करने के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक अल्लाह ताला का करम, और दूसरा भी उसी का एक हिस्सा है लेकिन मैनिफेस्टेशन है उसकी, फाइनेंशियल एफ्लुएंस। और उसने क्या किया, हालांकि एक आम सा आदमी था बेचारे ने, बीए किया और ऑड जॉब्स किया करता था, इधर भी उधर भी उधर भी, मून लाइटिंग किया करता था उस दौर में भी। इसकी एक स्टूडेंट थी जिसके साथ उसे मोहब्बत होगी, एंड दे गॉट मैरिड। और वो एरियल डूरान, बहुत बड़ा नाम वो भी, क्योंकि इस किताब के इब्तदाई अगर ये 11 वॉल्यूम्स में से आधे समझे उसने लिखे और बकिया आधे उसने लिखे, क्योंकि स्टूडेंट थी वो इसकी, और बहुत शानदार स्टूडेंट थी। अब फाइनेंशियल एफ्लुएंस कैसे आई इस पर? 1926 में इसने द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी लिखी, एक ऐसी किताब के जो एक जर्नल रीडिंग है फलसफे के बारे में, जर्नलाइज एक वॉल्यूम में, और वो इतनी पसंद की गई, इतनी बिकी कि उसने इसको अगले बेशुमार सालों के लिए एफ्लुएंट कर दिया, बेफिक्र और बेनियाज कर दिया। इसने 2 काम किए, दुनिया का सफर किया, क्योंकि ही वांटेड टू विजिट द कॉन्टिनेंट्स नॉट द कंट्रीज। वो पैसे इसे इधर से, आज भी रॉयल्टी मिल रही होगी उसको, क्या बात, उसके खानदान को। उन्हीं पैसों से इसने मेहनत की, तहकीक की, सैर सपाटा किया और द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन लिखी, जो 11 वॉल्यूम्स में है। दुनिया की कोई बड़ी लाइब्रेरी ये नहीं कह सकती कि मैं एक तगड़ी लाइब्रेरी हूं और मेरे यहाँ विल डूरांट की ये किताब जो 11 वॉल्यूम्स पे है वो ना हो। विल डूरां 1885 में पैदा हुए। मैसाचुसेट्स इनकी रियासत थी। मैसाचुसेट्स का ताल्लुक बड़ी एफ्लुएंट रियासतों में से है, उमरा की रियासतें, और ये ईस्ट कोस्ट पे है। और यहाँ की चंद फैमिलीज, बहुत नोन फैमिलीज, जिनमें से एक कैनेडी फैमिली है। और अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां इस इलाके में वाक़ जी, MIT यहाँ पे है भैया, हार्वर्ड यहाँ पे है। अच्छा सर, ये किताब उसने कितनी देर में लिखी? 40 ईयर्स, 40 साल। और उसका रूटीन ये था कि सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेज के बैठ जाना और नॉन स्टॉप लिखना। सर, इन दोनों ने, एरियल और विल ने इकट्ठे एक ही टाइमिंग्स पे लिखी? बिकॉज आपने कहा ना इनिशियल वॉल्यूम्स जो हैं वो एरियल ने लिखी थी। हाँ जी, जो बकिया 5 वॉल्यूम्स जी 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 वो उसने लिखे। ये 81 में इनका इंतकाल हुआ है, 1981 में। तो 96 साल उम्र थी इनकी। तो इकट्ठे रहे, मियाँ बीवी में बेपनाह मोहब्बत थी और आखिरी वक्त तक रही। वाह। आप हैरान होंगी कि
ये बीमार हुई और फौत हो गई 25 अक्टूबर 1981 जी। और ठीक अगले महीने आफ्टर फ्यू डेज 7 नवंबर 1981 वो भी फारिग हो गए। अच्छा जनाब, इसके जो 11 वॉल्यूम्स हैं उनमें जो पहला है वो मैं समझता हूँ हमारे साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ओरिएंटल जो अक़वाम मशरिक हैं उनसे मुतल्लिक है। बाबल और नैनवा की जो सिविलाइजेशन है उसका उन्वान यही है कि हमारा मशरकी असासा, आवर ओरिएंटल हेरिटेज, उसमें बाबल और नैनवा की तहजीब है, उसमें मिस्र डिस्कस हुआ है, उसमें जापान है, चाइना है, हिंदुस्तान खास तौर पे, ये वाला खित्ता। जी जी, ये खित्ता वेरी इंटरेस्टिंग। सर मसलन क्या डिस्कस हुआ है? मसलन ये कि लोगों के अतवार क्या थे, रहन सहन क्या था, कल्चर क्या था, तहजीब क्या थी, तमद्दुन क्या था, रिवायात क्या थी, एक तहक्कुमाना अंदाज बादशाहत का कैसा था, फिदवियाना अंदाज कौम का कैसा था, क्राइसिस में ये कौम किस तरह खड़ी हो जाती थी। तो ये सारी चीज़ें एक इंतहाई दिलचस्प रिव्यू है तारीख का। मैनकाइंड का एक इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन है इसमें। ये सही मानों में कि इंसानियत का तहजीबी तमद्दुनी इर्तका, ये इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन जो है वो आपको इस किताब से मिलेगा। इसका उर्दू तर्जमा जो हुआ है उसका नाम भी यही है, इंसानी तहजीब का इर्तिका। होना चाहिए था तहजीब इंसानी का इर्तका। नंबर 2 है द लाइफ ऑफ ग्रीस। इसमें पूरा वो इलाका, उस वक्त ये सारा ग्रीस ही था, दिस वाज अ पार्ट ऑफ द एंटायर अलेक्जेंडर टाइम। तो ये इसमें ग्रीक स्कॉलर्स भी हैं, कॉन्करर्स भी हैं, स्पार्टन्स भी हैं, इसमें लिटरेचर है, पॉलीमैथ्स हैं, सब डिस्कस हुए और कोई तशनगी नहीं रहती एंटिक्विटी के हवाले से, कम एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, द सिटी स्टेट ऑफ स्पार्टा, ये सारे के सारे उसमें डिस्कस हुए। अच्छा जनाब, सीजर एंड क्राइस्ट, ये रोमन एम्पायर, और आगे चलता है पूरे का पूरा, क्योंकि वो वक्त जब रोमन एम्पायर का आगाज़ हो रहा था, उसका प्राइम टाइम आया, फिर जीसस क्राइस्ट का आना, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई, दिलचस्प है। और इस पर एक और बड़ी शानदार किताब है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये गिबन की किताब है, बड़ी शानदार किताब। ये वैसे तो टेक्स्ट बुक समझी जाती है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। एज ऑफ फेथ अगला वॉल्यूम, एज ऑफ फेथ, इसमें ओरिएंटल मामलात भी हैं, इसमें यूरोप भी है, इसमें कुरून वस्ता के अहवाल बयान किए गए, बिलीफ्स के बारे में, बिलीफ्स खास तौर पे इस्लाम, क्योंकि पीरियड वो है जिसको एक कंपैरेटिव स्टडी भी आप चलती है साथ साथ। इसी बाब में वो एक इंतहाई दिलचस्प बात कहता है वेल्डोरा। वो कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक कि उम्मी होने के बावजूद, मतलब ही नेवर वेंट टू एनी यूनिवर्सिटी, एनी कॉलेज, एनी स्कूल, वो ऐसे ऐसे मामलात में यकता थे, यूनिक थे कि जो सिर्फ अक्लो खिरत वालों को नसीब होते हैं। ऐसे ऐसे पुरमगज इश्यूज जिन पर बड़े बड़े स्कॉलर्स खामोश हो जाते हैं। ही स्पोक फॉर आवर्स एंड आवर्स, और एक शख्स जो कानून दे गया पूरे का पूरा, मतलब पूरी एक लाइब्रेरी था वो शख्स, और इतने छोटे से स्पैन में, जी, जस्ट 23 इयर्स, स्पैन ऑफ 23 इयर्स। वाओ। अच्छा जी, फिर 5वां है द रेनेसांस, निशत सानिया। ये यूरोपियन, यूरोप जब डार्क एजेस खत्म हुई और इल्म की बत्ती धीरे धीरे फिर जलना शुरू हुई, मामलात बेहतर होने शुरू हुए, उस पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू। डाविंची भी है उसमें, माइकल एंजेलो भी है, कोलंबस है, मैकियावेली है, इसमें कोपरनिकस है, फ्रांसिस बेकन है, डेकार्ट है, ये सारे बड़े बाकमाल लोग हैं जो, और फोकस इसका इटली पर है। अच्छा जी, फिर है छठा द रेफर्मेशन, जिसको अहदे इस्लाहात कहा जा सकता है, कि इसमें प्रोटेस्टेंट्स के बारे में उसने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है, बड़ी इस्लाही तारीख बयान की है। आगे बहुत दिलचस्प है द एज ऑफ रीजन बिगिंस, के अहदे खिरद का आगाज, और इसमें शेक्सपियर
का बड़ा तस्करा है, बेकन का तस्करा है, विक्टोरियन एज पूरी की पूरी डिस्कस हुई, विक्टोरियन राइटर्स हैं बड़े बाकमाल। फिर स्पेनिश प्राइम टाइम जो है वो डिस्कस हुआ है, इसमें रैम्ब्रांड डिस्कस हुआ है, ये बहुत बड़ा डच पेंटर था। आगे है जो 8th चैप्टर है इसका, जो 8th वॉल्यूम है इसका, दैट इज द एज ऑफ लुई द 14th। ये फ्रांस उस दौर का, चूंकि बड़ी मैग्नेटिक फोर्स रखता था उस दौर का फ्रांस, और दागबेल डाली जा रही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो इसलिए वो डिस्कस हुआ है इसमें। इसमें मॉडर्निटी का आगाज मसलन न्यूटन इसमें डिस्कस हुआ है, लेबनीज डिस्कस हुआ है। अब लेबनीज याद है आपको जी। वो मैथमेटिशियन जिसने कसौटी में हमें परेशान किया था, और न्यूटन ऑफ कोर्स फिजिक्स का बहुत बड़ा आइकॉन समझा जाता है। फिर है जनाब द एज ऑफ वॉल्टेयर। वॉल्टेयर एक बहुत बड़ा राइटर आप जानते हैं, ये रोशन ख्याली का आइकॉन समझा जाता है, उसका इस्तारा समझा जाता है। तो रोशन ख्याल होना चाहिए यार, अपने दिमाग को खोलो हर चीज के लिए ओपन रहो। हो सकता है कोई चीज जो आज तुम्हें नापसंद है, जब तुम जानोगे तो तुम समझो कि इससे बेहतर और बात ही नहीं हो सकती। बहुत अच्छा। फिर है जी रूसो एंड रेवोल्यूशन। इस चैप्टर पे, ये जो 10वां, अब इस वॉल्यूम पे, ये जो 10वां वॉल्यूम है, अंदाजा करें कि एक सेपरेट किताब के तौर पे ट्रीट हुआ और पुलिट्जर प्राइज ले गया, जो नोबेल के बाद सबसे बड़ा इनाम है। आखिरी वॉल्यूम ये है, और देखा जाए तो ये चैप्टर्स हैं। वॉल्यूम तो इसलिए कि इतने जखीम हो गए कि 14,000 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये सारी इल्मी कार्रवाई। तो हैं ये चैप्टर्स ही, उनको वॉल्यूम कहना पड़ रहा है क्योंकि सेपरेट है। वो है द एज ऑफ नेपोलियन, बहुत शानदार चैप्टर है ये भी तारीख का। अगर यूरोप की तारीख पढ़ने का किसी को शौक हो तो एक और किताब है यूरोप सिंस नेपोलियन, टॉमसन की, वंडरफुल बुक। मैं पहले भी बड़ी दफ़ा उसका तज़किरा कर चुका हूँ। अच्छा जी, इस पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि टाइम पहले ही हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुके हैं, हम इस डिस्कशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक नई किताब लेकर आएंगे। ख़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत से तंग आकर नौजवान ने घोड़ा खरीद लिया। तो घोड़े की खुराक कहाँ से पूरी होगी? इतनी तो नहीं होगी ना जितनी पेट्रोल है। पेट्रोल इज वेरी एक्सपेंसिव। ये इंडिया की बात हो रही है, हमारी निस्बत डबल है। हम तो बहुत सस्ते जमाने में रह रहे हैं अब भी। इंडिया की करेंसी भी तो करेंसी डबल है, लेकिन वहां पर कीमतें हमसे डबल से भी ज्यादा है। खास तौर पे पेट्रोल जो है बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में तो फिर थोड़ा बहुत इंडिजिनस है, वहाँ तो कोई भी नहीं। यार डीजल हम बहुत सारा निकालते हैं, अटक में है और मुख्तलिफ जगहों से निकलता है। सर ये कहाँ का वाक़या है? औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और इसकी वजह शोहरत औरंगजेब आलमगीर की आखिरी आरामगाह भी है। उसी निस्बत से औरंगाबाद। यार 60,000 की बाइक बेच के उसने 5-6 लाख का घोड़ा कहाँ से ले लिया? पेट्रोल डलाता रहे उसमें तो। नहीं बच्चे, 5-6 लाख का तो बहुत शानदार ताजी नस्ल का मिल जाता है। इन्हें को बुस्सी नस्ल का अरबी घोड़े को ताजी कहते हैं। वैसे मिल जाता है 1.5 लाख का। लाख के अंदर अंदर आपको लोकल घोड़ा मिल जाता है। इंडियन पाकिस्तानी घोड़ा 70-80 हज़ार रुपए में बड़ा ठीक ठाक। आपने बारबरदारी करनी है, कोई डरबी तो नहीं जीतनी। तो बहरहाल ये इसका घर है 15 किलोमीटर के फासले पे। तो ये कहता है 15 किलोमीटर आना जाना मैं पेट्रोल इतना खर्च कर देता हूँ। उसने घोड़ा मत चीजिए, अगर साथ एक टांगा भी रख ले तो उसके घर की एक तरह की सवारी हो जाती है और पैसे भी कमा लेगा। मतलब है कि 5-6 अफराद हैं घर के। नहीं पैसे कमाने नहीं, वो लैब असिस्टेंट है एक कॉलेज में, तो उसको जॉब का इशू नहीं है, वो सेविंग के मामले में पड़ा हुआ है। और दूसरा ये कि टांगा ऑफ कोर्स इज अ मच बिगर सवारी। घर में 4-5-6 अफराद अकोमोडेट हो सकते हैं। मोटर बाइक पे तो ज्यादा 2 या 3 जी। बेचारे ने उधों जॉब छड़ के ना कोचवान बन जाना है। उससे ही कॉलेज दी सवारियां ढो रहे हो। तुम क्यों उसके साथ
अननेसेसरी हमदर्दी कर रहे हो, उसने बाय चॉइस की है ये। लेकिन ऐसा लगता है कि उसका ये शौक जो है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। घोड़े के अपने जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको चारा दिलाना, और फिर घर में कहाँ रखेंगे, क्या उसके पास कोई अलग से ऐसी जगह है जहाँ वो घोड़े को, मोटरसाइकिल को तो आप थोड़ी सी जगह पे भी पार्क कर सकते हैं। वो शहर में नहीं रहता, कस्बाती इलाके जैसे गांव होता है ना, तो पूरे पूरे तवेले होते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ वो घोड़े को रख सकता। और फिर जिम्मेदार होगा ये यकीनन, चारा भी उसका घर का होगा। उन्होंने कहा जहाँ भैंसें खाती हैं तो घोड़ा भी खाता है, जहाँ दीगर चीजें खाती ये भी खा लेगा बेचारा, ले आवे ना मुंडिया। और आखिरी बात, उसे शौक भी होगा, हो सकता है फिर फिटनेस का जुनून भी हो, क्योंकि जिस बंदे ने डेली 30 किलोमीटर राइडिंग करनी है वो तो बड़ा बाकमाल हो जाएगा। लेकिन घर में तो चले फिर रख लेगा, लेकिन जिधर वर्क प्लेस पे जाएगा वहां पे प्रॉब्लम होगा, बाहर पार्क करेगा। ये मैनेजमेंट का इम्तहान है कि आप मोटर बाइक पार्क करते हैं ना जी, आप उसके पैसे देते हैं ना, गाड़ी पार्क करते हैं उसके पैसे देते हैं कि मेरी सवारी की निगरानी करोगे तुम, वहां सिर्फ जगह का किराया ही नहीं देते आप। सर उसको तो लॉक कर देते हैं ना, लेकिन अब एक जानदार चीज है, लॉक्ड चीज तो एक सेकंड में चोरी हो जाती है, वहां पर एक बंदा मौजूद होता है जी जी जो उसकी निगरानी करता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की बात चल रही थी, रमज़ान चल रहा है आजकल कैफी भाई, आजकल जिसने अफ्तारी टाइम को ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है ना, डबल किराए मांगते हैं। पता चल गया ना कि रोज़ा खुलने वाला है, इसने कहीं घर पहुंचना है या अफ्तारी में, उनको भी कुछ थोड़ी अकल करनी चाहिए कि कैसा हमारा मुल्क है कि भाई तंग करना इन दिनों में। सर वाकई है, मशवरा तो दियो, उस टाइम जी सजाए मौत की कफियत होंगी है। ये जो घर भागने की जल्दी, रोज़ा अफ्तार करने की, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि इफ्तारी का लुत्फ तभी है कि आप बड़े सारे दस्तरखान पे बैठे हो और क्रंचू किस्म की चीजें आपके सामने पड़ी हो, आप सिर्फ इतना कर लें कि 2 खजूरें, जस्ट 2 खजूर ये जेब में रखें, पास रखें, और पानी रखें, खजूर रखें, आप इत्मीनान के साथ घर पहुंचे। जो आपने मार्का आराइयां करनी है दस्तरखान पे, वो कहीं नहीं भागा जा रहा, वो वहीं है बेचारा। आपने ट्रेवल करना है ना, सही, रस्ते में एन उस वक्त जब आपने देखा कि इफ्तार होगी, साइड पे मोटर बाइक कर लें, गाड़ी साइड पे कर लें, इत्मीनान के साथ और इस यकीन के साथ, इस सरशारी के साथ इफ्तार करें कि मैं बहुत सारों से बेहतर हूं, कि मैंने एक अच्छी नसीहत पे अमल किया। और फिर करके देखें, फिर अपने आप से पूछें ये बेहतर था कि वो इज्तिहाम बेहतर है जिसमें नेसेसरीली लड़ाई गाली। अगर आप समझते हैं कि ये तलाज़मे हैं रमज़ान के, रोज़े का मज़ा नहीं आता जब तक किसी की बेइज्जती ना कर लें और बेइज्जती ना करवा लें, तो फिर ठीक है, अदरवाइज ये रास्ता मुनासिब नहीं है। और हमारे यहाँ ट्रैफिक के जो हालात हैं उसका तकाजा है कि वही करें जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ। सर जब पेट्रोल महंगा हो जाता है फिर चोरी भी तो होता है। और जो चोरी होने लगता है बोल पैंदी चोर दौड़ जाते। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन रात नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आ रहे हैं राजा मोहम्मद शफीक, कलाम है अब्दुस्तार न्याजी का। आखी सोने वाए जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा, जे तेरी नजर होवे दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा, मैं तेरिया शाना दा, तेरे नाम तो वार देवा जिन्नी मेरी उम्र होवे। क्यों फिक्र करे यारा मासावी
अगेरे दाम सावी अगेरे दा उन्नू सत्ते खैराने जिदा साई मगर होवे जे जीण दा चाहते नो हो रहिया मदीने दिया रहिया मदीने दिया सोने दे दवारे ते मर जानी जे मर होवे दीवाने बैठे रवो महफिल नू सजा के ते महफिल नू सजा के ते शायद मेरे आका दा इत्थों दी गुजर होवे एहो दिल विच नियाज़ी दे इक आस चिरोकणिए आस चिरोकणिए कदी किस्मत विच मेरे तैबा दा सफर होवे आखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।